So hello बच्चों, welcome back to the channel. I hope you are all doing well. So class, हमने लास्ट के 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया था अपना इस चैप्टर का, द फंडामेंटल ऑफ सेल जो है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल है, वो है लाइफ है। तो इसमें हमने पिछले 2 लेक्चर्स में क्या क्या कंप्लीट किए कि सेल कहाँ से है, क्या होता है, सेल की थ्योरी क्या है, सेल की डिस्कवरी क्या है और कितने टाइप के सेल्स हैं, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, प्रोकार्योटिक है, यूकार्योटिक है, ये सब हमने पढ़ा था। आज हम अपनी सेल की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन्स वगैरह क्या होती है, ये कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, न्यूक्लियस अपना जो है वो सेंटर से रह के हर चीज को कैसे कंट्रोल में रखता है। तो आज के लेक्चर में हम ये सब क्लियर करेंगे। ठीक है, लेकिन बच्चों एक बात इंटरेस्टिंग बहुत है इसके अंदर, अगर जो सेल होता है वो इतना छोटा है तो इसके अंदर क्या होता है? क्या सिर्फ सेल के अंदर एक सिंपल सा बॉक्स होता है? सो इसका आंसर है नहीं। सेल के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अपना वर्क करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी सिटी ले लो, उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अलग होता है, वाटर बिल डिपार्टमेंट अलग होता है, तो हर कोई डिपार्टमेंट अपना अपना काम करता है। ठीक है, ऐसे ही सेल्स मेम्ब्रेन के सेल के अंदर भी ऐसे ही सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो सबसे पहले एक वो आता है, क्या आता है? सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले बात करते हैं कि सेल का सबसे आउटर लेयरिंग जो होती है उसको क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो अगर बच्चों मैं आपको कहूं, लेट मी जस्ट शो यू, अगर आप एक सेल को रूम मानते हो, तो अगर वो रूम है तो एक जो उसकी आउटर लेयर है, जो टॉप मोस्ट लेयर है, आउटर लेयर और या टॉप मोस्ट लेयर, उस सेल की क्या बनती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि डिसाइड करती है कौन सी चीज सेल के अंदर जाएगी और कौन सी बाहर निकाली जाएगी। सेल मेम्ब्रेन एक आपका ना सिक्योरिटी की तरह रहती है। जैसे सपोज करो हमारा मेन गेट होता है हमारे घर का, कि हम डिसाइड करते हैं कि किसने अंदर आना है और किसने नहीं, कोई भी अपनी मर्जी से अंदर नहीं आता। ठीक है, उसके बाद आपने कभी नोटिस किया है कि जब घर में कोई ठीक है, यहां तक समझ आया? उसके बाद आपने कभी नोटिस किया कि घर में कभी कोई एक रूम में, मतलब मैंने इस कॉर्नर पे परफ्यूम स्प्रे किया है, तो विद इन 5 to 10 मिनट्स, मैक्सिमम नहीं, विद इन 5 to 10 मिनट्स तो बहुत ज्यादा बोल दिया, विद इन 1 to 2 मिनट्स मेरे को इस रूम में, अगर मैंने यहाँ पे किसी चीज को डिफ्यूज किया है, परफ्यूम स्प्रे किया है, तो मुझे वहां तक स्मेल, खुशबू, फ्रेग्रेंस आती है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं भाई? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि परफ्यूम के छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में मूव करते हैं और हाई कंसंट्रेशन वाली जगह से लो कंसंट्रेशन वाली जगह की तरफ स्प्रेड हो जाते हैं। इसी मूवमेंट को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन आपका कहाँ वर्क करेगा? ऐसे ही डिफ्यूजन जो हमारे सेल में वर्क करता है, किस बेसिस पर? हाई कंसंट्रेशन से टू लो कंसंट्रेशन। क्या होता है डिफ्यूजन? एक हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाना। इसका मतलब क्या होता है? पार्टिकल का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? डिफ्यूजन। अब ये बताओ कि सेल में डिफ्यूजन का क्या रोल है? देखो, सेल में बहुत बड़ा रोल है डिफ्यूजन का। कैसे? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ना कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो मूव करते हैं अंदर और बाहर। जैसे कि ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सेल हमारा डिफ्यूजन का प्रोसेस ले रहा है। वो कैसे? मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक ये सेल है आपका, ठीक है, यहां ये आपका वो, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका सेल है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है इसके अंदर। ठीक है, सेल हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब क्या हो रहा है कि सेल का जो इंटीरियर है ना, यहां से क्या हो रहा है, यहां से
कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन जो है वो एक हाई कंसंट्रेशन से, यहाँ पे बाहर जो रूम का टेम्परेचर है या किसी उसका टेम्परेचर है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है इसकी सेल आपके पार्टिकल्स की। तो क्या हो रहा है, यहां से आपका ऑक्सीजन जो है वो अंदर पास आउट हो रहा है और यहां से बाहर जो आ रहा है वो आपका आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि हम भी करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं तो क्या गया, ऑक्सीजन गया। जब हम एक्सहेल करते हैं तो क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे ही हम भी क्या करते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस करते हैं। इसके बाद हमारा आता है ऑस्मोसिस। नेक्स्ट आपका आ गया ऑस्मोसिस। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। ऑस्मोसिस भी ना डिफ्यूजन की तरह ही होता है, मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। लेकिन इसमें क्या होता है कि यहां तो आपके पार्टिकल्स जो है वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, गैसेस के हो गए, बट इसके केस में क्या होता है, वाटर पार्टिकल्स होते हैं। कैसे, अब एक सपोज करो आप जब वाटर प्लांट्स के अंदर वाटर देते हो तो वो कैसे होते हैं, उसके अंदर जो आपका वो है मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। अब जैसे मैंने रूट के अंदर पानी दिया, हम प्लांट्स के रूट में पानी देते हैं तो वो जाइलम के थ्रू ऊपर जाती है एज अ रूट स्टेम के अंदर। अब ऑस्मोसिस का क्या काम है, ऑस्मोसिस का काम है जहां पे हाई कंसंट्रेशन वाटर है, हाई वाटर है, उसको लो वाटर तक लेके जाना, हाई लो कंसंट्रेशन तक लेके जाना। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब क्या हो गया कि मतलब दोनों के सेम है, लेकिन डिफ्यूजन गैसियस प्रोडक्ट क्या हो जाता है और ऑस्मोसिस किस में हो गया, आपका वाटर प्रोडक्ट में। एक सिंपल सा एग्जांपल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, सॉरी एक सिंपल सा एग्जांपल है इसका। ऐसे पानी मतलब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी ऑस्मोसिस के प्रोसेस का अंदर का जो ऑस्मोसिस जो होता है ना, पानी जो आपका पानी का जो ट्रांसफर होता है वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस की उससे ही होता है। डिफ्यूजन आपका क्या करता है, गैसियस प्रोडक्ट को। ठीक है, अब इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है ना इंपॉर्टेंस, जो है आउटर कवरिंग है, वो एक नॉर्मल आउटर कवरिंग नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो प्रॉपर एक इंटेलिजेंस वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एक इंटेलिजेंस बाउंड्री है जो आपके सेल को प्रोटेक्ट करती है, सब्सटेंस को सेल प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद क्या करती है, सब्सटेंस को क्या करती है, सब्सटेंस को एंटर करती है या एग्जिट करती है, उसको कंट्रोल करती है और इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रखती है। सब्सटेंस एंट्री और एग्जिट, और क्या है, सेल को प्रॉपरली मेंटेन रखती है। ठीक है, ये इसके खाली आउटर लेयरिंग ही नहीं डिनोट होती, ये इसके काम भी है, सेल को प्रोटेक्ट करना, सब्सटेंस की एंट्री एग्जिट को देखना और क्या करना, एनवायरनमेंट को मेंटेन करना। ठीक है, अब जो है ना प्लांट की जो सेल में एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। देखो ये प्लाज्मा हो गया, ऐसे आपका ये एक सेल वॉल होता है प्लांट, उसमें एक्स्ट्रा हमें प्रोटेक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि एनिमल्स तो मूवमेंट करते रहते हैं लेकिन प्लांट अपनी एक ही जगह पर रहते हैं, इसलिए उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए। और सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज एक मेन कंपोनेंट है सेल वॉल के अंदर जो कि क्या करता है, प्लांट वॉल में उसको प्रोटेक्ट करता है। तो बच्चों अब तक हमने सिर्फ ना आउटर की बाउंड्रीज को समझा है, अब सेल के ना अंदर करते हैं, जो हमारे अंदर जो एंटर करते हैं ना, जो हमारे और जाएंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है और न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल कैसे क्यों कहा जाता है। देखो अब क्या है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म क्या होता है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू। अगर हम एक सेल को एक रूम की तरह समझते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस रूम की बाउंड्री हो गई, ठीक है, और उसके अंदर स्पेस भी होगा, हाँ बिल्कुल होगा। उसके अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब साइटोप्लाज्म के अंदर एक न्यूक्लियस के से बाहर प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है। देखो कैसे, ये आपका ये है
वॉल होगी, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब जो आपका साइटोप्लाज्म है ना वो यहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, कहां पे प्रेजेंट होगा, यहां पे। इसी को क्या, इन स्ट्रक्चर्स, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये सेल ऑर्जिनेल भी कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, सेल ऑर्जिनेल। अब जानते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। साइटोप्लाज्म खाली एक स्पेस नहीं होता, इसके अंदर ना बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं और सपोर्ट मिलता है, मूवमेंट्स होती है सब्सटेंस की इधर से उधर। अब रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर आपको एक स्विमिंग पूल में, एक स्विमिंग पूल की तरह समझो, स्विमिंग पूल के अंदर पानी होता है, यस, उसमें अलग अलग चीजें भी होती हैं, यस। वैसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं और अपने अपना काम करते हैं। कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक सिंपल सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, जो अंदर शेडेड पार्ट है, आउटर पार्ट क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। तो अब न्यूक्लियस का क्या काम होता है बच्चों, न्यूक्लियस का काम होता है एक सेंटर है ये, जो कि कंट्रोल करता है हर चीज को। अब जैसे कि एक स्कूल को मान के मैनेज करने के लिए एक प्रिंसिपल होता है, एक कंपनी को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर होता है या सीईओ होता है, ऐसे ही सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जैसे जिसे हम क्या कहते हैं, डीएनए। क्या होता है, डीएनए। डीएनए में डीएनए में ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ये इंफॉर्मेशन डिसाइड करती है कि एक सेल को कैसे काम करना है, कब डिवाइड होना है और कब कौन सा प्रोटीन बनेगा, ठीक है। अब हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर देखते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डीएनए। आपने कभी वो देखा होगा, ऐसे ऐसे करके चलता है, 10 सेकेंड, ये ऐसे करके, इसको क्या कहते हैं हम, डीएनए, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, डीएनए। अब उसके बाद आता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कभी आपने ऐसे देखा है, बने होते हैं, ये एक्स की शेप में होते हैं, ऐसे, ये क्रोमोसोम्स होते हैं, ये वाई की शेप में भी होते हैं, ऐसे करके, ये क्रोमोसोम्स होते हैं। ये ना दोनों पेयर बनके एक न्यू एग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स। इसके बाद क्या आता है, क्रोमोसोम्स ना डीएनए से बने स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। जैसे डीएनए क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, और क्रोमोसोम क्या करता है, डीएनए को कैरी करने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। बच्चों, जैसे एक बुक के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, बुक को सेफली रखने के लिए कवर होता है, ठीक है, वैसे ही डीएनए में इंफॉर्मेशन सेफ रहे उसके लिए क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस का जो इंपॉर्टेंस है, न्यूक्लियस के बिना सेल अपनी एक्टिविटीज को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे कि न्यूक्लियस ग्रोथ कंट्रोल करता है, डिवाइडेशन में हेल्प करता है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इसलिए न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। अब यहां तक हमने समझा कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो भी किसके अंदर, न्यूक्लियस के तो बाहर होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, जिसके अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल के पार्ट्स होते हैं। और न्यूक्लियस क्या होता है, जो कि हमारा कंट्रोल करता है क्या, कि क्या एक्टिविटी कैसे होगी कैसे नहीं, इसको क्या कहते हैं हम, कंट्रोल सेंटर। उसके बाद डीएनए जो होता है वो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके चलता है, और उस इंफॉर्मेशन को बचाने के लिए एक क्रोमोसोम होता है, जो कि डीएनए का आउटर लेयर की तरह एक आउटर उसके लिए रखता है, डीएनए कैरियर। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रॉपरली क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का रोल होता है, लेकिन सेल की दुनिया अभी खत्म नहीं हुई, ठीक है। अभी भी सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल हैं जो अपना अपना काम करते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, गोल्गी बॉडीज हो गए, लाइसोम्स हो गए, ऐसे ही बहुत सारे उसके अंदर पार्ट्स हैं और स्पेशल फीचर्स हैं जो अपना अपना काम करते हैं। अब मैं आपको वो समझाती हूँ कैसे। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सेल ऑर्गेनेल, और उनके अब फंक्शन भी हम देखेंगे। अब देखो सेल ऑर्गेनेल मैं आपको बताती हूँ कैसे। जस्ट ये न्यूक्लियस है,
ठीक है, सॉरी ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है यहाँ पे, ठीक है, हमने न्यूक्लियस बना दिया। इसके इर्द गिर्द यहाँ पे ऐसी बॉडीज बनी हुई है छोटी छोटी सी, ठीक है, ये हमारी होती है गोल्गी बॉडीज। उसके बाद हमारे पास ये होते हैं हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद क्या हो गया हमारा, अब इसके बाद हमारा ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और ऐसे ही होता है राइबोसोम्स, ठीक है, ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया हमारा राइबोसोम्स, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये होगी हमारी गोल्गी बॉडीज, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, उसके बाद क्या आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है, और ये आपके होते हैं एंडिकुलर, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर। उसके बाद आपका क्या होता है इसके अंदर, ये आपका हो गया लाइजोम, ठीक है, ये आपका हो गया लाइजोम। उसके बाद क्या हो गया, और एक बहुत बड़ा होता है वैक्यूल, क्या होता है ये हो गया आपका वैक्यूल। और इसके अलावा यहाँ पे बॉडीज बनी होती है जिसके अंदर छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम साइटोप्लास्ट, साइटोप्लास्ट, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। सो अब मैं आपको इनके फंक्शंस बताती हूँ, किसके क्या फंक्शंस हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किससे डिनोट होता है, पावर हाउस ऑफ अ सेल। अब क्या होता है, ये सबसे पहले आप इसको कैसे पावर हाउस कह सकते हो, ठीक है। देखो अब हम चल सकते हैं, सोच सकते हैं, डेली एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सेल्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सेल में एनर्जी बनाने का काम किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये फूड से एनर्जी रिलीज करता है और सेल को काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ईआर से हम इसको डिनोट करते हैं। ये सेल में नेटवर्क की तरह होता है, इसका काम होता है कि मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना और प्रोटीन और फैट्स की फॉर्मेशन करना, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के दो टाइप होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसके सरफेस पे ना ये जो राइजोम्स होते हैं ना, ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होते हैं, राइजोम्स होते हैं। और स्मूथ एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसके ऊपर क्या होते हैं, राइजोम्स प्रेजेंट नहीं होते। उसके बाद आता है गोल्गी अपैरेटस, अपैरेटस भी बोल सकते हैं, गोल्गी बॉडीज भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या कैसे बोलते हैं, पैकिंग सेंटर की तरह, इसका दूसरा नाम क्या है, पैकिंग सेंटर, जो कि क्योंकि ये एक फैक्ट्री की तरह है। गोल्गी अपैरेटस के अंदर जो होता है ना, फैक्ट्री में पैकेजिंग डिपार्टमेंट होता है, वो गोल्गी बॉडी परफॉर्म करती है। कैसे, प्रोटीन और बाकी अदर मटेरियल्स को मॉडिफाई करके उसको एक पैकेट में अपने पास रखती है और उन्हें डिफरेंट प्लेस तक भेजने में हेल्प करती है। इसके बाद होता है लाइजोम्स। लाइजोम्स आपका एक डेड सुसाइड बैग्स ऑफ सेल है। क्योंकि ये सिर्फ वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर निकालने के लिए काम करता है। उसके बाद आ गया वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आपका क्या है, एक स्टोरेज स्पेस है जिसके अंदर आप वाटर, फूड और वेस्ट मटेरियल सब कुछ स्टोर करके रखते हो। जैसे कि हमारे पेट के अंदर जैसे हम खाना खाते हैं, वाटर आता है, उसके बाद हम स्टोर वेस्ट मटेरियल जो हमारा आउट हो जाता है। देखो प्लांट सेल में जनरली ना वैक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में इतने बड़े नहीं होते। क्योंकि प्लांट को क्या, प्लांट हर जगह मूव नहीं कर सकता, इसलिए उसको अपनी शेप और वो सब कुछ मेंटेन करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए वो वैक्यूल्स जनरली बड़े होते हैं। इसके बाद आता है प्लास्टिड्स।
प्लास्टिड्स क्या होता है, अब जो सेल है ना उसमें एक स्पेशल ऑर्गेनेल होता है जो कि ओनली एंड ओनली प्लांट सेल में होता है, ओनली एंड ओनली प्लांट सेल में होता है। ये 3 टाइप से होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, देखो इसमें क्लोरोफिल, क्लोरो से क्या सोचते हो, क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब क्रोमोप्लास्ट क्या हो गया, ये प्लांट को कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या हो गया, ये फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। इसके बाद आपका आता है प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। देखो सिंपल सी बात है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यस। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। उसके बाद प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, एनिमल सेल में नॉर्मल वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। प्लांट सेल की जो शेप है वो फिक्स्ड है, एनिमल सेल की फ्लेक्सिबल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एनिमल मूवमेंट लाता है और प्लांट क्या करता है, एक जगह फिक्स रहता है। सो अब तक हमने क्या पढ़ा बच्चों, कि सेल जो है वो एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी, जो कि करी 1665 में। उसके बाद बाकी सेल कितने टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, और सेल मेम्ब्रेन क्या काम करती है, एंट्री एग्जिट कंट्रोल करती है। उसके बाद सेल वॉल क्या होता है, प्रोटेक्शन देती है। साइटोप्लाज्म सेल की एक्टिविटीज कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर होता है। डीएनए क्या होता है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है। और क्रोमोसोम्स क्या होता है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमें एनर्जी देता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा जो प्रोटीन फैट्स हो गया वो हमारा क्या ट्रांसपोर्ट करता है। गोल्गी apparatus क्या करता है, इस चीज को पैक करता है। और लाइसोसोम्स क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। तो बच्चों आज हमने देखा कि एक छोटा सा सेल भी कहीं कितनी अमेजिंग चीजें करता है। हाँ, ऑर्गेनेल अपना एक स्पेशल काम करता है और सब मिलकर सेल को एक्टिवेट रखते हैं, ठीक है। इसी कोऑर्डिनेशन से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है। याद रहो, सेल छोटा जरूर है लेकिन इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो हमारे पूरे सिस्टम को चला रही होती हैं। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो रिवाइज करना और इसके डायग्राम्स को भी रिवाइज करना। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, नाइस डे, थैंक यू।